नमस्कार। कभी सोचा है कि बच्चे अपने माँ बाप से इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं? या आम के पेड़ से आम ही क्यों मिलता है, अमरूद क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल हमें सीधे आनुवंशिकी या हेरिडिटी के फैसिनेटिंग दुनिया में ले जाते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। वंशागति और विविधता के सिद्धांत, मतलब गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और क्यों हम सब एक जैसे नहीं होते। जी, हमारी चर्चा का आधार रहेगा स्रोत सामग्री, मतलब LHB104.pdx के कुछ अंश। हम कोशिश करेंगे कि मेंडल के बुनियादी प्रयोगों से लेकर आज की जेनेटिक विकारों तक की समझ को थोड़ा टटोलें। बहुत बढ़िया। तो ये सफर कहाँ से शुरू करें? शायद ग्रेगर मेंडल से? हाँ बिल्कुल। ग्रेगर मेंडल 19वीं सदी के मध्य में एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। उन्होंने बगीचे वाले मटर पीसम सेटिवम पर लगभग 7 साल, मतलब 1856 से 1863 तक संकरण प्रयोग किए। 7 साल मटर के पौधों पर? जी हाँ। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने पहली बार जीव विज्ञान की समस्याओं को समझने के लिए गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया। ये उस समय के लिए बहुत ही नई बात थी। गणित और जीव विज्ञान का मेल, ये तो सच में अलग सोच थी। बिल्कुल। और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, हजारों पौधे उगाए। इससे उनके नतीजों को एक मजबूती मिली। वो सिर्फ अंदाजे नहीं थे। अच्छा, पर उन्होंने मटर ही क्यों चुने? कोई खास वजह? हाँ, कई वजहें थी। मटर के पौधों में कई गुण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट और विपरीत जोड़ों में आते हैं। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीच का कुछ नहीं, या बीज पीला होगा या हरा, गोल होगा या झुर्रीदार। ऐसे 7 जोड़े गुणों को उन्होंने चुना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। जी। और उन्होंने तद्रूप प्रजनन सम पौधे लिए, मतलब ट्रू ब्रीडिंग। ऐसे पौधे जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेल्फ पॉलिनेशन करने पर एक जैसे ही गुण दिखाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोग कैसे किया? मान लीजिए एक लंबे और एक बौने पौधे को लेकर। हाँ, इसे कहते हैं एक जीन की वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे, मान लें इसका जेनेटिक मेकअप TT है, के फूलों से परागण लेकर एक शुद्ध बौने पौधे TT के फूलों पर डाला। इसे परपरागण कहते हैं। और नतीजे क्या रहे? पहली पीढ़ी, मतलब F1 में? F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। एक भी बौना पौधा नहीं, जैसे बौनापन गायब ही हो गया हो। सारे लंबे? ये तो थोड़ा अजीब है। वो बौनेपन वाला गुण कहाँ चला गया? यही तो सवाल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर मेंडल ने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। अच्छा, और फिर दूसरी पीढ़ी F2 में क्या हुआ? F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे मिले, और वो भी एक खास अनुपात में, लगभग 3 लंबे पौधों पर एक बौना पौधा, मतलब 3.1 का अनुपात। अरे वाह! तो बौनापन गायब नहीं हुआ था, बस F1 में छिप गया था और F2 में वापस आ गया। बिल्कुल सही। इससे मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला कि गुणों को कंट्रोल करने वाली कोई चीज होती है, जिसे उन्होंने कारक कहा, फैक्टर्स। आज हम उन्हें जीन कहते हैं। जीन, ठीक है। और हर कारक के, मतलब हर जीन के 2 रूप हो सकते हैं। जैसे लंबाई के लिए एक रूप लंबेपन का T और दूसरा बौनेपन का T। इन्हें युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। एलील। तो TT, TT और TT, ये सब क्या है? देखिए, TT और TT समयुग्मजी हैं, मतलब दोनों एलील एक जैसे हैं। TT विषम युग्मजी है, दोनों एलील अलग हैं। ये पौधे की आनुवंशिक बनावट है, जिसे जीनोटाइप कहते हैं। और पौधा लंबा है या बौना, ये उसका फिनोटाइप है, मतलब जो गुण बाहर से दिख रहा है। तो TT वाला पौधा लंबा क्यों था? यहीं पर आता है प्रभाविता का कॉन्सेप्ट। मेंडल ने देखा कि T और T में से T वाला एलील अपना असर दिखाता है, भले ही T मौजूद हो। तो T प्रभावी है और T अप्रभावी है। TT पौधे का फिनोटाइप लंबा होता है। अच्छा, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। जी हाँ, ये उनका पहला नियम था, प्रभाविता का नियम, कि कारक जोड़ों में होते हैं और अगर जोड़ा असमान हो तो एक सदस्य दूसरे पर हावी रहता है। और F2 में वो 3.1 अनुपात कैसे आया? बौनापन फिर से कैसे प्रकट हुआ? इसके लिए मेंडल ने दूसरा नियम दिया, विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये कहता है कि जब युग्मक, मतलब स्पर्म या एग बनते हैं तो अलील का जोड़ा अलग हो जाता है। हर युग्मक को जोड़े में से सिर्फ एक ही अलील मिलता है। मतलब TT पौधे से जो युग्मक बनेंगे उनमें आधे में T होगा और आधे में T। बिल्कुल। और जब F1 TT का स्वपरागण हुआ तो T वाले युग्मक का T वाले से मिलने पर TT बना, लंबा। T का T से मिलने पर TT बना, लंबा। T का T से मिलने पर भी TT बना, लंबा। और T का T से मिलने पर TT बना, बौना।
तो जीनोटाइप का अनुपात हुआ 1TT, 2TT, 1TT। सही। और क्योंकि टीटी और टीटी दोनों लंबे दिखते हैं, तो फिनोटाइप का अनुपात हुआ 1+2 लंबे 0.1 बौना, यानी 3.1। ये समझने के लिए पुनेट वर्ग का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, रेजिनाल्ड सी पुनेट ने इसे बनाया था। ये एक आसान तरीका है ये देखने का कि किसी क्रॉस से क्या-क्या संभावित जीनोटाइप बन सकते हैं और किस अनुपात में। लेकिन मान लीजिए F2 में मुझे एक लंबा पौधा मिला। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो TT है या TT? दिखते तो दोनों एक जैसे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस सुझाया। इसमें हम उस अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का क्रॉस एक ज्ञात शुद्ध अप्रभावी पौधा यानी बोनो पौधा टीटी से कराते हैं। अच्छा, उससे कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर वो लंबा पौधा टीटी था तो उसके सारे युग्मक टी वाले होंगे। जब वो टीटी जिसके सारे युग्मक टी वाले हैं से क्रॉस करेगा तो सारी संतान टीटी बनेगी, यानी सब लंबी होंगे। और अगर वो TT हुआ तो? अगर वो टीटी था तो उसके आधे युग्मक टी वाले और आधे टी वाले होंगे। जब वो टीटी से क्रॉस करेगा तो आधी संतान कैपिटल टी स्मॉल टी लंबी बनेगी और आधी स्मॉल टी बौनी, मतलब 1:1 का अनुपात मिलेगा। तो नतीजों से पता चल जाएगा कि पेरेंट टीटी था या टीटी। समझ गए। तो ये थे मेंडल के दो मुख्य नियम, प्रभाविता और विसंयोजन। पर क्या हमेशा सब कुछ इतना ही सीधा होता है? प्रकृति में अपवाद भी होते होंगे? हाँ, बिल्कुल होते हैं। मेंडल के नियम एक मजबूत आधार हैं, पर कहानी और भी जटिल है। कभी कभी प्रभाविता पूरी नहीं होती। मतलब? जैसे स्नैपड्रैगन या श्वान पुष्प नाम के पौधे में अगर आप शुद्ध लाल फूल RR वाले पौधे का क्रॉस शुद्ध सफेद फूल RR वाले से करें तो F1 पीढ़ी के सारे फूल गुलाबी होते हैं, न लाल न सफेद। गुलाबी, दोनों के बीच का? जी हाँ, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां R एलील R पर पूरी तरह हावी नहीं है। और जब इन गुलाबी RR फूलों का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो F2 में लाल RR, गुलाबी RR और सफेद RR मिलते हैं 1:2:1 के अनुपात में। तो यहाँ फिनोटाइप अनुपात 3:1 नहीं 1:2:1 है। सही। जीनोटाइप अनुपात 1:1 तो मेंडल जैसा ही है, पर फिनोटाइप अनुपात अलग है क्योंकि RR का अपना अलग फिनोटाइप गुलाबी है। और एक और स्थिति होती है जहां दोनों एलील अपना असर दिखाते हैं, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स में। बिल्कुल, उसे कहते हैं सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। मानव ABO ब्लड ग्रुप इसका बढ़िया उदाहरण है। इसे जीन I नियंत्रित करता है, जिसके 3 एलील हैं, IA, IB और I। 3 एलील, पर एक व्यक्ति में तो 2 ही हो सकते हैं ना? हाँ, व्यक्ति में तो 2 ही होंगे, पर पूरी आबादी में 3 विकल्प मौजूद हैं। इसे बहुअलीलता, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। अब देखिए, IA एलील A टाइप की शुगर बनाता है लाल रक्त कोशिका की सतह पर, IB बनाता है B टाइप की शुगर और I कोई शुगर नहीं बनाता। ठीक है। IA और IB दोनों I पर प्रभावी हैं। मतलब अगर जीनोटाइप IA है तो ब्लड ग्रुप A होगा, IB है तो B होगा और II है तो O होगा। और अगर IA और IB दोनों साथ हों तो? यही सहप्रभाविता दिखती है। अगर जीनोटाइप IA IB है तो व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं पर A टाइप की शुगर भी बनती है और B टाइप की भी। दोनों एलील अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसलिए ब्लड ग्रुप AB होता है। दिलचस्प। और क्या ऐसा भी होता है कि एक ही जीन कई गुणों पर असर डाले? हाँ, होता है। इसे बहुप्रभाविता, प्लियोट्रोपी कहते हैं, जब एक अकेला जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक लक्षणों को प्रभावित करता है। इसका कोई उदाहरण? मानवों में फेनिलकीटोन्यूरिया PKU नाम की एक बीमारी है। इसमें एक जीन में उत्परिवर्तन म्यूटेशन होने से एक खास एंजाइम नहीं बन पाता। ये एंजाइम फेनिलएलेनिन नाम के एमिनो एसिड को तोड़ने के लिए जरूरी है। तो एंजाइम ना होने से क्या होता है? फेनिलएलेनिन शरीर में जमा होने लगता है और कई तरह की समस्याएं पैदा करता है, जैसे मानसिक मंदता, बालों का रंग हल्का होना, त्वचा में एक्जिमा जैसे लक्षण। तो देखिए, एक जीन में गड़बड़ी और असर कई सारे। अच्छा, मटर में भी ऐसा कुछ था शायद? बीज के आकार और मंड के कणों से जुड़ा? हाँ, बिल्कुल। मटर में एक जीन है B। इसका प्रभावी एलील B गोल बीज बनाता है और अप्रभावी B झुर्रीदार बीज। ये तो सामान्य प्रभाविता है। लेकिन यही जीन
मंड के कणों के आकार को भी नियंत्रित करता है। वो कैसे? बीबी वाले पौधों में मंड के कण बड़े होते हैं, बीबी वालों में छोटे। लेकिन बीबी वाले पौधों में मंड के कण मध्यम आकार के होते हैं। तो बीज के आकार के लिए बी प्रभावी है, पर मंड कण के आकार के लिए यहां अपूर्ण प्रभाविता दिख रही है। एक ही जीन, दो लक्षण, और दोनों में प्रभाविता का पैटर्न थोड़ा अलग। वाकई जटिल है। अच्छा, अभी तक हमने एक जीन की वंशागति देखी। क्या मेंडल ने दो जीनों की वंशागति का भी अध्ययन किया था? हाँ, किया था। इसे द्विसंकर क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उन्होंने ऐसे पौधों को क्रॉस किया जो दो गुणों में भिन्न थे। जैसे एक पौधा जिसके बीज गोल और पीले, मान लें RRYY थे, और दूसरा जिसके बीज झुर्रीदार और हरे, RRYY थे। तो F1 पीढ़ी में क्या मिला? F1 पीढ़ी, जिसका जीनोटाइप R1Y होगा, में सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले ही थे। क्योंकि गोल R प्रभावी है झुर्रीदार R पर, और पीला Y प्रभावी है हरा Y पर। ठीक है। और फिर जब F1 का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, मतलब F2 पीढ़ी में? F2 में 4 तरह के फिनोटाइप देखने को मिले: गोल पीले, झुर्रीदार पीले, गोल हरे और झुर्रीदार हरे। और ये एक खास अनुपात में मिले, 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये अनुपात कैसे आया? इससे मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला? यहीं से उनका तीसरा नियम आया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है कि जब दो या ज्यादा गुणों की वंशागति एक साथ हो रही होती है, तो एक गुण के एलील का जोड़ा दूसरे गुण के एलील के जोड़े से स्वतंत्र रूप से अलग होता है या विसंयोजित होता है युग्मक बनते समय। मतलब बीज का आकार गोल झुर्रीदार कैसे वंशागत होगा, इसका बीज के रंग पीला हरा की वंशागति से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। बिल्कुल। जब F1 पौधा RY युग्मक बनाता है, तो R का R से अलग होना और Y का Y से अलग होना दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसलिए 4 तरह की युग्मक RY, RY, RY और RY बराबर मात्रा में प्रत्येक 25% बनते हैं। और जब ये युग्मक आपस में मिलते हैं F2 पीढ़ी बनाने के लिए, तो वो 9:3:3:1 का अनुपात आ जाता है। हाँ, आप इसे ऐसे भी देख सकती हैं कि ये दो अलग अलग 3.1 अनुपातों का गुणनफल है। 3 गोल 0.1 झुर्रीदार गुणा 3 पीले 0.1 हरा बराबर 9 गोल पीले 0.3 झुर्रीदार पीले 0.3 गोल हरे 0.1 झुर्रीदार हरा। ये तो बहुत व्यवस्थित है, लेकिन आपने पहले कहा था कि ये नियम तभी लागू होता है जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हों। हाँ, ये जरूरी है। मेंडल ने जिन 7 गुणों का अध्ययन किया था, वो खुशकिस्मती से या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर थे या एक ही पर थे तो काफी दूर थे, जिससे वो स्वतंत्र रूप से ही व्यवहार कर रहे थे। क्रोमोसोम। अब हम मेंडल के कारक से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। मेंडल ने तो ये नहीं बताया था कि ये कारक होते कहाँ हैं। सही कहा। मेंडल का काम 1865 में प्रकाशित हुआ, पर लगभग 35 साल तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। शायद उनका गणितीय तरीका लोगों को समझ नहीं आया, या वो कारक जैसी चीज की कल्पना नहीं कर पा रहे थे जिसका कोई भौतिक सबूत न हो। तो फिर दोबारा कैसे खोज हुई उनके काम की? 1900 के आसपास 3 वैज्ञानिक डी व्रीज, कॉरेंज और वॉन शर्मैक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के नतीजों को फिर से खोजा, और इसी समय माइक्रोस्कोपी भी काफी उन्नत हो चुकी थी। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप से क्या दिखा? वैज्ञानिकों ने कोशिका विभाजन, खासकर अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस का अध्ययन करते हुए देखा कि कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये विभाजन से पहले दोगुनी होती हैं, फिर अलग होकर आधी आधी युग्मकों में चली जाती हैं। इन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र नाम दिया गया। और फिर किसी ने इन क्रोमोसोम और मेंडल के कारकों में समानता देखी। बिल्कुल। 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने स्वतंत्र रूप से ये नोट किया कि क्रोमोसोम का व्यवहार अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हूबहू वैसा ही है जैसा मेंडल ने अपने कारकों जीनों के लिए बताया था। जैसे क्रोमोसोम भी जोड़ों में होते हैं। युग्मक बनते समय हर जोड़े के सदस्य अलग हो जाते हैं और हर युग्मक को जोड़े में से सिर्फ एक ही मिलता है, और अलग अलग क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल मेंडल के विसंयोजन और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम जैसा है। हाँ, तो सटन और बोवेरी ने तर्क दिया कि मेंडल के कारक यानी जीन इन्हीं क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं।
क्रोमोसोम का अलग होना ही जीनों के अलग होने का कारण है। इसे ही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इस सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से किसने साबित किया? इसका प्रायोगिक सत्यापन थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने किया। उन्होंने फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोस्ट्रालिगा पर बहुत काम किया। फल मक्खी ही क्यों? फल मक्खी जेनेटिक्स का अध्ययन के लिए बहुत अच्छी मॉडल है। इन्हें लैब में पालना आसान है, इनका जीवन चक्र बहुत छोटा है, सिर्फ 2 हफ्ते में नई पीढ़ी तैयार। एक ही मीटिंग से सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। नर और मादा को आसानी से पहचाना जा सकता है और उनमें बहुत सारी आनुवांशिक विविधताएं होती हैं जो कम पावर वाले माइक्रोस्कोप से भी दिख जाती हैं। तो मॉर्गन ने क्या खास खोज की? मॉर्गन ने जब फल मक्खी में 2 गुणों जैसे शरीर का रंग और आंखों का रंग को लेकर द्विसंकर क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का अनुपात नहीं आ रहा था। अरे, तो क्या आ रहा था? उन्होंने देखा कि जनक पीढ़ी वाले संयोजन जैसे पीला शरीर, सफेद आंखें या भूरा शरीर, लाल आंखें उम्मीद से कहीं ज्यादा आ रहे थे और नए संयोजन जैसे पीला शरीर, लाल आंखें बहुत कम बन रहे थे। ये तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से अलग है, ऐसा क्यों हुआ? मॉर्गन ने महसूस किया कि जिन 2 जीनों का वो अध्ययन कर रहे थे, शरीर का रंग और आंख का रंग, वो दोनों एक ही क्रोमोसोम पर स्थित थे। इसलिए वो स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो रहे थे, बल्कि एक साथ अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति दिखा रहे थे। इसे सहलग्नता, लिंकेज कहा गया। अच्छा, मतलब एक ही क्रोमोसोम पर होने के कारण जीन एक साथ रहते हैं। पर आपने कहा प्रवृत्ति दिखा रहे थे, मतलब हमेशा साथ नहीं रहते, कुछ नए संयोजन तो बन रहे थे। बिल्कुल। यहीं पर पुनर्योजन या जिसे क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, उसकी भूमिका आती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े आपस में खंडों की अदला बदली कर सकते हैं। अदला बदली? हाँ, इससे एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों के नए संयोजन बन जाते हैं। जैसे अगर एक क्रोमोसोम पर पीला शरीर Y और सफेद आंख W के जीन हैं और उसके साथी क्रोमोसोम पर भूरा शरीर Y+ और लाल आंख W+ के जीन हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसे क्रोमोसोम बन सकते हैं जिन पर पीला शरीर और लाल आंख YW+ या भूरा शरीर और सफेद आंख Y+W के जीन हों। ये अजनक या पुनर्योजित प्रकार हैं। और मॉर्गन ने ये भी देखा कि कुछ जीनों के बीच ये पुनर्योजन ज्यादा होता है, कुछ के बीच कम। हाँ, उन्होंने देखा कि पीले शरीर और सफेद आंख के जीन बहुत कसकर जुड़े हुए थे, सिर्फ 1.3% पुनर्योजन, जबकि सफेद आंख और छोटे पंख वाले जीन के बीच पुनर्योजन काफी ज्यादा था, 37.2%। इस अलग अलग पुनर्योजन दर का क्या मतलब निकाला गया? मॉर्गन के ही एक छात्र एल्फ्रेड स्टडीवेंट ने एक बहुत ही शानदार आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि जीनों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, उनके बीच की भौतिक दूरी का माप है। जो जीन क्रोमोसोम पर जितने दूर होंगे, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होने और नए संयोजन बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब पुनर्योजन प्रतिशत से जीनों के बीच की दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी आधार पर स्टडीवेंट ने पहली बार क्रोमोसोम पर जीनों का क्रम और उनके बीच की सापेक्ष दूरी दिखाते हुए आनुवंशिक नक्शे या जेनेटिक मैप्स बनाए। ये तकनीक आज जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में भी बहुत महत्वपूर्ण है। कमाल है। तो हमने देखा कि जीन कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, कैसे वो स्वतंत्र रूप से बढ़ सकते हैं या एक ही क्रोमोसोम पर होने के कारण साथ रह सकते हैं, सहलग्नता, और कैसे पुनर्योजन उनमें फेरबदल कर सकता है। अच्छा, क्या कुछ गुण ऐसे भी हैं जो किसी एक या 2 जीन से नहीं बल्कि कई जीनों से मिलकर तय होते हैं? हाँ, बहुत से गुण ऐसे हैं, जैसे हमारी लंबाई, त्वचा का रंग, बुद्धि। इनमें आपको 2-3 स्पष्ट कैटेगरी नहीं मिलती, बल्कि एक पूरी रेंज, एक सतत भिन्नता, कंटिन्यूअस वेरिएशन दिखती है। हाँ, जैसे लंबाई में लोग छोटे, लंबे और बीच के कई सारे कद के होते हैं। बिल्कुल। ऐसे गुणों को बहुजीनी वंशागति, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये आमतौर पर 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और हर जीन का थोड़ा थोड़ा योगात्मक एडिटिव प्रभाव होता है। मतलब जितने ज्यादा बढ़ाने वाले एलील होंगे, गुण उतना ज्यादा दिखेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। जैसे त्वचा के रंग के लिए मान लें 3 जीन हैं, ABC। हर जीन के 2 एलील हैं। एक गहरे रंग के लिए मान लें कैपिटल लेटर ABC और एक हल्के रंग के लिए स्मॉल लेटर ABC। तो जिस व्यक्ति के जीनोटाइप में जितने ज्यादा कैपिटल लेटर वाले एलील होंगे, उसकी त्वचा का रंग उतना ही गहरा होगा। AABBC सबसे गहरा,
AABBC सबसे हल्का और AABC बीच का। और इसमें पर्यावरण का भी असर होता होगा। हाँ, बहुजीनी गुणों पर पर्यावरण का प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे लंबाई पर पोषण का असर पड़ता है। ठीक है। अब एक और बहुत बुनियादी सवाल, लिंग निर्धारण कैसे होता है? कोई जीव नर बनेगा या मादा, ये कैसे तय होता है? प्रकृति में इसके भी कई तरीके हैं। सबसे पहले हैंकिंग नाम के वैज्ञानिक ने कीटों में शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस देखते समय एक खास संरचना देखी जो 50% शुक्राणुओं में जाती थी, 50% में नहीं। उन्होंने उसे एक्स काय, एक्स बॉडी कहा। बाद में पता चला कि ये एक्स क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण से जुड़ा है? हाँ, कीटो जैसे टिड्डे में XO प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX, नर में सिर्फ एक, XO। तो अगर अंडे को X वाले शुक्राणु से निषेचन मिला तो मादा XX बनेगी, और अगर बिना X वाले शुक्राणु से मिला तो नर XO बनेगा। मानवों और ड्रोसोफिला में कौन सा सिस्टम है? हम में XY प्रकार है। मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम XX और नर में एक X और एक छोटा Y क्रोमोसोम होता है। यह नर विषम युग्मिकी है क्योंकि वो 2 तरह के शुक्राणु बनाता है, आधे X वाले, आधे Y वाले। मादा समयुग्मिकी है क्योंकि उसके सारे अंडाणु X वाले होते हैं। तो बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उससे पिता से X मिला है या Y? बिल्कुल। अगर Y शुक्राणु अंडे से मिलता है तो XY लड़का बनता है। अगर X शुक्राणु अंडे X से मिलता है तो XX लड़की बनती है। तो संतान के लिंग के लिए पिता का युग्मक जिम्मेदार होता है, मां का नहीं। ये बात समाज में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, जहां अक्सर लड़की पैदा होने पर मां को दोष दिया जाता है। हाँ, ये पूरी तरह से गलत और अवैज्ञानिक धारणा है। प्रकृति में इसका ठीक उल्टा सिस्टम भी है। जैसे पक्षियों में, वहां ZW प्रकार होता है। नर ZZ समयुग्मकी होता है और मादा ZW विषमयुग्मकी होती है। यहाँ मादा का अंडाणु तय करता है कि संतान नर होगी या मादा। और मधुमक्खियों में कुछ और ही अनोखा होता है ना? हाँ, उनमें लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के सेट की संख्या पर निर्भर करता है। इसे अगुणित द्विगुणिता हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। वो कैसे काम करता है? मधुमक्खियों में मादा, रानी और श्रमिक मक्खियां निषेचित अंडे से विकसित होती हैं और द्विगुणित होती हैं। मतलब उनमें क्रोमोसोम के 2 सेट कुल 32 होते हैं। लेकिन नर, ड्रोन, अनिषेचित अंडे से ही विकसित हो जाते हैं। वो अगुणित होते हैं। उनमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट कुल 16 होता है। बिना निषेचन के नर, मतलब उनके पिता नहीं होते? हाँ, ड्रोन के पिता नहीं होते, लेकिन उनके नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। और क्योंकि वो अगुणित होते हैं, वो अपनी शुक्राणु समसूत्री विभाजन से बनाते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से नहीं। है ना अनोखा? वाकई बहुत अनोखा है। प्रकृति में विविधता की कोई कमी नहीं। अच्छा, विविधता का एक और स्रोत हमने अभी तक छुआ नहीं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। हाँ, उत्परिवर्तन ये डीएनए अनुक्रम में होने वाला कोई भी अचानक वंशागत होने वाला बदलाव है। ये पुनर्योजन के अलावा विविधता का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बदलाव कैसे हो सकते हैं? कई तरह से। कभी कभी क्रोमोसोम का कोई हिस्सा हट जाता है, विलोपन, या जुड़ जाता है, द्विगुणन, या उलट जाता है, या किसी और क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। इन्हें क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन कहते हैं। ये अक्सर कैंसर कोशिकाओं में देखे जाते हैं। और छोटे स्तर पर भी बदलाव हो सकते हैं? हाँ, जिन्हें बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसमें डीएनए के सिर्फ एक क्षार युग्म बेस पेयर में बदलाव आता है, जैसे एक अक्षर की जगह दूसरा अक्षर आ जाना। इसका कोई उदाहरण? दात्र कोशिका अरक्ता, सिकल सेल एनीमिया इसी का एक क्लासिक उदाहरण है। हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन बनाने वाले जीन में सिर्फ एक बेस पेयर बदलने से, GAG की जगह GTG हो जाने से, छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है। सिर्फ एक अक्षर बदलने से इतना बड़ा असर? हाँ, इससे ही हीमोग्लोबिन अणु की संरचना बदल जाती है और कम ऑक्सीजन होने पर लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए या दराती, सिकल के आकार की हो जाती हैं। एक और तरह का म्यूटेशन है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, जहां डीएनए में एक या दो बेस पेयर के घटने या बढ़ने से आगे का पूरा जेनेटिक कोड गलत पढ़ा जाता है। ये उत्परिवर्तन होते क्यों हैं? क्या इनके कोई कारण होते हैं? कुछ तो अपने आप डीएनए कॉपी होने की प्रक्रिया में गलती से हो जाते हैं, लेकिन कुछ बाहरी कारक भी होते हैं जो उत्परिवर्तन की दर को बढ़ा देते हैं। इन्हें उत्परिवर्तजन कहते हैं, जैसे पराबैंगनी विकिरण, यूवी रेडिएशन, एक्सरे और कई तरह के रसायन।
अच्छा, अब अगर हमें मानव परिवारों में किसी खास गुण या बीमारी की वंशागति का अध्ययन करना हो, तो हम मेंडल की तरह नियंत्रित क्रॉस तो नहीं करा सकते। फिर कैसे पता लगाते हैं? उसके लिए वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें किसी परिवार की कई पीढ़ियों का एक वंश वृक्ष, फैमिली ट्री बनाया जाता है और उसमें किसी खास लक्षण या बीमारी के पैटर्न को देखा जाता है। इससे क्या पता चल सकता है? वंशावली चार्ट को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी। वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम या अलिंग सूत्र से जुड़ा है या लिंक क्रोमोसोम या लिंक सूत्र खासकर एक्स से जुड़ा है। इसके लिए कुछ मानक प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से कई आनुवंशिक विकारों की वंशागति समझी गई होगी? जी हाँ, ऐसे विकार जो एकल जीन में बदलाव या उत्परिवर्तन के कारण होते हैं उन्हें मेंडेलियन विकार कहते हैं, क्योंकि उनकी वंशागति मेंडल के नियमों का पालन करती है। कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे हीमोफीलिया, ये एक एक्स संलग्न अप्रभावी विकार है। इसमें खून का थक्का बनाने वाले एक प्रोटीन की कमी होती है। क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है, ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है और माँ जो वाहक हो सकती है से बेटे में जाता है। महारानी विक्टोरिया की वंशावली इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, वो भी एक्स संलग्न अप्रभावी है। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में ठीक से भेद नहीं कर पाता। ये भी पुरुषों में लगभग 8%, महिलाओं लगभग 0.4% की तुलना में कहीं ज्यादा आम है, क्योंकि पुरुषों में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, वो अलिंग सूत्री अप्रभावी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। मतलब ये बीमारी तभी होती है जब व्यक्ति को माता और पिता दोनों से उत्परिवर्तित जीन HBS मिलता है, जीनोटाइप HBS, HPS। अगर सिर्फ एक से मिलता है HBA, HBS, तो व्यक्ति वाहक होता है और आमतौर पर सामान्य रहता है। हालांकि उसे मलेरिया के प्रति कुछ सुरक्षा मिल सकती है। अच्छा, और फेनिलकीटोनुरिया, PKU? ये भी अलिंग सूत्री अप्रभावी है। ये एक जन्मजात मेटाबॉलिक एरर है जिसमें फेनिलएलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम नहीं बनता। इलाज ना हो तो फेनिलएलेनिन जमा होकर दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। थैलेसीमिया भी एक रक्त विकार है ना? हाँ, थैलेसीमिया भी अलिंग सूत्री अप्रभावी है। ये हीमोग्लोबिन से ही जुड़ा है, लेकिन इसमें दिक्कत ग्लोबिन चेन की मात्रा में होती है, गुणवत्ता में नहीं, जैसा सिकल सेल में होता है। इसमें अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन का उत्पादन कम हो जाता है। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया? जी, अल्फा ग्लोबिन जीन क्रोमोसोम 16 पर होते हैं, बीटा ग्लोबिन जीन क्रोमोसोम 11 पर। तो उत्परिवर्तन किस जीन में है उस पर निर्भर करता है कि अल्फा थैलेसीमिया होगा या बीटा। दोनों का नतीजा गंभीर रक्ताल्पता, एनीमिया हो सकता है। ये तो हुए एकल जीन विकार। क्या क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में गड़बड़ी से भी विकार होते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्हें क्रोमोसोमीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ये तब होते हैं जब कोशिका विभाजन, खासकर अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम ठीक से अलग नहीं हो पाते, नॉन डिसजंक्शन। इससे किसी क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। कम या ज्यादा? हाँ, अगर किसी क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त कॉपी आ जाए तो उसे त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी होती हैं, ट्राइसोमी 21। इसलिए व्यक्ति में कुल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? इसमें व्यक्ति का कद छोटा, चेहरा विशिष्ट, गोल सिर, आंशिक खुला मुंह, खांच वाली जीभ, हथेली पर एक गहरी क्रीज, सिमियन क्रीज होती है और शारीरिक व मानसिक विकास में देरी होती है। और अगर क्रोमोसोम कम हो जाए तो? अगर किसी जोड़े में से एक क्रोमोसोम गायब हो जाए तो उसे मोनोसोमी या मोनोजोमी कहते हैं। क्या लिंक क्रोमोसोम में भी संख्या की गड़बड़ी हो सकती है? हाँ, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें पुरुष में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम होता है, XXY, कुल 47 क्रोमोसोम। व्यक्ति पुरुष होता है पर उसमें कुछ स्त्रैण लक्षण जैसे गायनिकोमैस्टिया या स्तनों का विकास आ सकते हैं और वो अक्सर बांझ होते हैं। और महिलाओं में? महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, XO, कुल 45 क्रोमोसोम। ऐसी महिलाएं कद में छोटी, बांझ होती हैं क्योंकि अंडाशय ठीक से विकसित नहीं होते और उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। तो हमने मेंडल के मटर के साधारण से प्रयोगों से शुरुआत की और आज हम जीन, क्रोमोसोम, उनकी वंशागति के जटिल पैटर्न
और यहाँ तक कि आनुवंशिक विकारों के आणविक आधार तक की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सफर अद्भुत रहा है। हमने देखा कि कैसे गुण पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार चलते हैं, लेकिन साथ ही सहलग्नता, पुनर्योजन और उत्परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं से उनमें विविधता भी आती रहती है, जो विकास के लिए जरूरी है। बिल्कुल, क्रोमोसोम पर स्थित जीन ही लक्षणों को निर्धारित करते हैं और यह ज्ञान हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करता है। और ये समझ लगातार बढ़ रही है, खासकर जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग जैसी तकनीकों के आने से। यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? आनुवंशिक विकारों की हमारी इस बढ़ती हुई समझ को देखते हुए, जब हम भविष्य की आनुवंशिक तकनीकों जैसे कि जीन एडिटिंग के बारे में सोचते हैं, तो कौन से नैतिक और सामाजिक पहलू या विचार हमारे सामने आते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा? ये वाकई एक गहरा और जरूरी सवाल है, सोचने वाली बात है।